हेलो एवरीवन। सो लेट्स कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 21। 20 तक हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। सो लेट्स सी, टू cities X and Y are connected by a regular bus service with a bus leaving in either direction every t minutes. A girl is driving scooty with a speed of 60 in the direction X to Y, notices that a bus goes past her every 30 minutes in the direction of her motion, यानी उसके मोशन में 30 मिनट में क्रॉसिंग हो रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में 10 मिनट्स में हो रहा है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन। बेसिकली हमें टाइम पीरियड निकालना है जिस टाइम में ट्रेन सॉरी बसेस जो हैं वो जिस टाइम के बाद आ रही हैं दोनों साइड से जो कि सेम ही है, और स्पीड ऑफ दोज बसेस एज वेल। तो हमें इन दोनों के ऊपर कमेंट करना है। तो लेट्स सी, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इसमें ये बोला गया है कि भाई हमारे पास एक, जैसे मान लो ए से बी तक हमारे पास ये एक पूरा पाथ दिया हुआ है और इसमें बीच में किसी भी एक जगह पे मान लो वो एस स्कूटी पे वो है और वो 60 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। ओके, और यहाँ पर टी टाइम बाद आ रही है। इसका मतलब आपका जो दूसरी बस है जिसने वीटी डिस्टेंस आगे चल ली होगी उसके बाद ही दूसरी बस आएगी। तो अगर मैं इसको आवर्स में कन्वर्ट कर दूँ BT/60 हो जाएगा बिकॉज टी मिनट्स में। और यहाँ पर भी वही होने वाला है कि जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है वो भी VT/60 के बाद आ रहा होगा। तो दो केसेस लेते हैं कि मान लो जब ए से बी अगर जा रहे हैं, अच्छा इन्होंने एक्स और वाई दिया है तो ए से बी मान लो इन्होंने एक्स और वाई दिया है ए और बी को। तो अगर ए से बी जा रहे हैं एक्स एंड वाई जा रहे हैं तो मान लो यहाँ पर जब उसकी स्कूटी एस यहाँ पर थी तो उसके ही करस्पॉन्डिंग नीचे एक रहा होगा और उसके पीछे भी एक बस आ रही होगी। तो जब इसने वी स्पीड से क्रॉस किया तभी वो भी वी स्पीड से आगे रही होगी और उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो VT/60 होगा। तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना लगेगा, तो यहाँ पर हम सीधा रिलेटिव वाला फंडा लगा सकते हैं। टाइम डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है VT/60 और रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है बिकॉज उसकी 60 है तो V-60 इतना टाइम लगेगा उसको दूसरी वाली बस को उस तक पहुंचने के लिए, जो कि उन्होंने दिया 30 मिनट्स। आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 30/60 विच इज 1/2। अच्छा, यही सिनेरियो हम कर लेते हैं अपोजिट डायरेक्शन के लिए। तो S जो है वो 60 से जा रहा है इधर और उसी टाइम पे उस डायरेक्शन में जो क्रॉस कर रहा है एक बस, और उसी के पीछे हम देखेंगे भाई कितने टाइम बाद वो बस दोबारा से दूसरी वाली क्रॉस करेगी। डिस्टेंस अगेन द सेम थिंग, VT/60। तो इसके हिसाब से अगर मैं T2 निकालता हूँ तो VT/60 और रिलेटिव वेलोसिटी इस बार हो जाती है V+60 और 10 मिनट्स दिया हुआ विच इज 10/60 विच इज 1/6। तो हमारी ये दो इक्वेशन बन जाती हैं। एक तो हमारे पास x से y जाने वाली बसेस के लिए और दूसरा y से x जाने वाली बसेस के लिए। दोनों को आप डिवाइड कर दो एंड दैट्स इट, सॉल्व्ड। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, दिस इज 3 इज इक्वल टू V+60 अपॉन V-60। सॉल्व फॉर दिस विल गेट V as 120। तो 120 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। और इसको अगर आप वापस किसी भी एक इक्वेशन रख दो T1 वाली इक्वेशन में तो आपका T आप सॉल्व करेंगे तो 15 मिनट्स आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो द आंसर विल बी V, दैट मीन्स एवरी बस हैज अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर और T मतलब 15 मिनट में वो लोग आ रहे होंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ना ये थोड़ा सा एप्टीट्यूड साइड में ज़्यादा आ जाता है। इट्स नॉट लाइक फिजिक्स का हम ज़्यादा फंडा यूज़ नहीं कर रहे हैं एक्सेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी, रैदर हम लोग एप्टीट्यूड वाला फंडा इसमें ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ओके, चलो 22 क्वेश्चन को देख लेते हैं। A uniform rod of mass 20 kg and length 5 meter leans against a smooth vertical wall making an angle 60 with it. The other end rests on a rough horizontal floor. The friction force that the floor exerts on the rod is. Okay, friction force के बारे में पूछना है, नीचे वाला रफ है। It's a standard question जो कि ज़्यादातर जो भी आप अगर रोटेशन वाला चैप्टर आपने किया है तो आपको जनरली ये वाला क्वेश्चन कभी ना कभी सॉल्व करने को मिला ही होगा। तो बेसिकली क्वेश्चन सिंपल यही है कि नीचे वाला सरफेस हमें रफ दिया हुआ है और ऊपर वाला हमें स्मूथ दिया हुआ है एंड दिस इज हाउ द लैडर इज इंक्लाइन। यहाँ से हमारे पास N1 लग रहा होगा फोर्स, ऊपर की तरफ हमें लग रहा होगा N2 और इस तरफ आगे तरफ फ्रिक्शन लग रहा होगा F, और बीच में हमारे पास mg फोर्स इधर लग रहा होगा। ऊपर एंगल 60 दिया हुआ है तो नीचे का एंगल होगा 30। तो हमें क्या करना है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम करना है। तो अगर मैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम करता हूँ तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के मुताबिक हमारे पास हॉरिजॉन्टल में फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे, यानी F आपका N1 के बराबर हो जाएगा और वर्टिकल में आपका N2 mg के बराबर हो जाएगा। दैट्स इट। अब हम बात करते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। ठीक है, अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हम O के अबाउट नेट टॉर्क लिखते हैं जो कि 0 होना चाहिए। तो आप देखो mg का टॉर्क लिख दो, O के अबाउट कितना हो जाएगा L/2 cos 30 और
अपोजिट डायरेक्शन में n1 का है तो n1l sin 30 एंड दिस टॉर्क शुड बी इक्वल टू 0। तो अगर मैं सॉल्व करता हूं तो दैट मीन्स n1 शुड कम आउट टू बी अराउंड mg अपॉन 2 cot 30 दैट विल बी √3, तो आपका हो जाएगा mg √3/2। तो मास की वैल्यू 20 दे रखी है, इसका मतलब 100 √3 न्यूटन आपका n1 आ जाएगा। और एफ n1 दिया है ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम के हिसाब से, तो एफ आपका एफ भी 100 √3 ही आना चाहिए। तो बेसिकली आपका फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो 100 √3 ही हो जाएगा। तो उसके हिसाब से हमारे कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, 100 √3। सेकंड ऑप्शन हमें दिया हुआ है तो दिया वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा पता, ये बेसिक क्वेश्चन था, ये रोटेशन में आपने कभी ना कभी फेस किया ही होगा। 23rd क्वेश्चन है हमारे पास, इन एन ऑसिलेटरी स्प्रिंग मास सिस्टम अ स्प्रिंग इज कनेक्टेड टू अ बॉक्स फिल्ड विद सैंड. As the box oscillates and sand leaks slowly out of the box vertically, so that the average frequency and average amplitude of the system changes with time. Okay, which of the following options schematically depicts these changes? Okay, अब देखो ओमेगा के बारे में बताना है कि टाइम किस तरह से, टाइम के साथ कैसे वो चेंज होगा, बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा, क्या होगा। तो सिनेरियो सिंपल ये है, हमारे पास एक नॉर्मल स्प्रिंग मास सिस्टम दिया हुआ है और यहाँ पर ऑसिलेशन हो रहा है, और एम मास वो वेरिएबल दिया है, यहाँ पर केस का स्प्रिंग कांस्टेंट है और यहाँ से ऑसिलेशन हो रहा होगा मान लो एक्स। तो अब क्या होता है कि हमें पता है कि ओमेगा किसी भी इंस्टेंट पे कैसे दिया जाता है, के बाय एम दिया जाता है। तो के बाय एम में आपको पता है कि भाई धीरे धीरे मास कम होगा, दिस मास विल रिड्यूस, तो डेफिनेटली ओमेगा मस्ट इंक्रीज। तो ओमेगा विद टाइम मस्ट इंक्रीज, तो ओमेगा तो टाइम से साथ बढ़ेगा, जो कि तीनों ऑप्शन में दिया है। चौथे ऑप्शन में घटता हुआ दिया है, तो चौथा ऑप्शन हट जाएगा। तीन में से कुछ भी हो सकता है। अब एम्पलीट्यूड के ऊपर कमेंट करते हैं। अब देखो हमें पता है कि जो टोटल एनर्जी होता है ना ऑसिलेशन का, दैट इज गिवन एज व्हाट, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इस तरह से दिया जाता है। और अगर मैं ओमेगा को लिख दूं के बाय एम, तो हमारा एम एम कट जाएगा, विच बिकम्स हाफ के ए स्क्वायर। और टोटल एनर्जी हमें पता है कि भाई समय के साथ कम होगा, क्यों, क्योंकि आपका ये लीक हो रहा है। तो किसी भी इंस्टेंट पे मान लो इसका अगर वेलोसिटी v है, तो जब वो लीक होगा तो वो भी वेलोसिटी v से ही लीक होगा, राइट। तो यानी थोड़ी बहुत एनर्जी वो लेके जाएगा, वो सैंड पार्टिकल जो थोड़ा सा है, जैसे जैसे लीक हो रहा है वो थोड़ी बहुत एनर्जी लेके जाएगा। यानी सिस्टम की टोटल एनर्जी कम होने वाली है, काइनेटिक एनर्जी कम होने वाली है, धीरे धीरे सिस्टम की टोटल एनर्जी कम होगी। अब क्योंकि सिस्टम की टोटल एनर्जी कम हो रही है धीरे धीरे, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला जो हमने निकाला, टोटल एनर्जी मस्ट बी हाफ के ए स्क्वायर, उसके हिसाब से आपका जो ए है वो घटना चाहिए समय के साथ। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें आपका ओमेगा बढ़ रहा है लेकिन ए घट रहा है, तो ये हमारे पास सिर्फ सेकंड ऑप्शन दिया है। तो उसके बेस पे हम लोग सिंपली सेकंड ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सेकंड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। अब इसको सॉल्व नहीं करना था, अगर इसमें आप सॉल्व करने बैठेंगे तो बहुत टाइम ले सकता है, और एग्जाम के हिसाब से हमें टाइम का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर हम किसी तरह से लॉजिकली आंसर डिड्यूस कर पाए तो हमारा टाइम बच जाएगा काफी। 24th क्वेश्चन देखते हैं। अ बलून इज मेड ऑफ अ मटेरियल ऑफ सरफेस टेंशन एस एंड इट्स इन्फ्लेशन आउटलेट फ्रॉम वेयर गैस इज फिल्ड इन इट। ओके, एक बलून है जिसमें गैस फिल कर रहे हैं, और जहां से फिल कर रहे हैं उसका एरिया ए है। इट इज फिल्ड विद अ गैस ऑफ डेंसिटी रो and it takes a spherical shape of radius r. Okay, now when the gas is allowed to flow freely out of it, its radius r changes from r to 0. ठीक है, धीरे धीरे कम हो रहा है in time t. If the speed vt of the gas coming out of the balloon depends on rs r की पावर a and time depends on many factors like s हमारे पास जो दिया है वो है surface tension, a एरिया है, रो डेंसिटी है, r रेडियस अगेन। अब देखो इसको सॉल्व करने जाओगे तो बहुत लंबा जाएगा और हो सकता है आंसर ना भी आए, बिकॉज यहाँ पर 4 वेरिएबल्स हैं टाइम को निकालने के लिए, और हम जनरली सॉल्व करेंगे केजी, मीटर और सेकंड को लेके। तो 3 वेरिएबल्स वाले होते हैं तो जल्दी सॉल्व हो जाता है। कभी कभी 4 वेरिएबल्स के आंसर नहीं भी आते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसमें बस RHS को देख लेते हैं और कुछ सिंपल से स्टेप्स करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बोला कि भाई, यहाँ पर बोला है पहले आपको जो दिया हुआ है टाइम के लिए वो दिया हुआ है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन हमें पता है भाई न्यूटन पर मीटर में होता है, इसका आपने अल्फा कर दिया। एरिया हमारे पास मीटर स्क्वायर में होता है, बीटा कर दिया। उसके बाद डेंसिटी हमारे पास केजी पर क्यूबिक मीटर में होता है, इसका आपने कर दिया गामा, एंड रेडियस फिर से मीटर में होता है, इसको कर दिया डेल्टा। हम क्या करते हैं, देखो न्यूटन, इसको मैं और थोड़ा रिड्यूस कर लेता हूँ। न्यूटन होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो बन जाएगा केजी पर सेकेंड स्क्वायर, ये बन जाएगा अल्फा मीटर की पावर 2 बीटा के जी अपॉन वही मीटर क्यूब है हमारे पास, विच इज गामा, एंड दिस इज मीटर की पावर डेल्टा। अब देखो सॉल्व करने तो नहीं बैठेंगे हम लोग, बस केजी की पावर्स देख लेते हैं। तो केजी में हमारे पास पहले क्या आ रही है, अल्फा आ रही है पहले वाले में, और बाद में आ रही है गामा।
तो हमें पता है कि भाई LHS में टाइम है तो सेकेंड में होना चाहिए, इसका मतलब केजी का तो जो पावर है वो जीरो होनी चाहिए, इसका मतलब अल्फा प्लस गामा जो है वो जीरो होना चाहिए, यानी अल्फा का जो वैल्यू आएगा वो माइनस ऑफ गामा होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें अल्फा और गामा का वैल्यू अपोजिट है? तो देखो पहले वाले में तो नहीं है, अल्फा 1/2 दिया है, गामा 1 दिया है। दूसरे वाले में अल्फा -1/2 गामा -1/2 सेम दे दिया। तीसरे वाले में दिया है हमें अपोजिट, चौथे वाले में फिर से अपोजिट नहीं दिया। तो इसके बेस पे मैं सीधा कह सकता हूँ भाई तीसरा आंसर आएगा। इसको सॉल्व करने नहीं बैठना है, सॉल्व करने बैठोगे तो भाई हो सकता है आंसर ना भी आए, बिकॉज 4 वेरिएबल्स हैं। तो बेटर ये होता है कि आप इस तरह से केजी को पकड़ लिया, उसका पावर जीरो होना चाहिए, उससे हमें अल्फा और गामा में रिलेशन मिल जाएगा एंड दैट्स इट, दैट इज डन। उस तरह से आप आराम से सीधा आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट 25th वाला देख लेते हैं। इसमें बोला कंसिडर द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स। अच्छा, ये हमारे पास वो मेजरिंग डिवाइसेस के ऊपर क्वेश्चन दिया है, वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन है। तो हमें पता है भाई लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो लीस्ट काउंट तो हमारे पास वही होता है, लीस्ट काउंट इज 1 MSD माइनस 1 VSD, और एक रिलेशन इन्होंने शायद दे रखा है कि भाई 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD। तो देख लो यहाँ पर 10 VSD को आप 9 MSD के बराबर कर दो, तो यानी आपका जो 1 VSD होगा दैट विल बी इक्वल टू 9/10 टाइम्स ऑफ MSD। तो आपका जो लीस्ट काउंट हो जाएगा वो आ जाएगा 1/10 टाइम्स ऑफ MSD। एक MSD कितना दिया हुआ है 0.1 का, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर हमारे पास लीस्ट काउंट आ जाएगा। अब उन्होंने बोला कि भाई इसमें जीरो एरर भी आ रहा है जो कि 0.1 सेंटीमीटर का है। जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज कोइंसाइडिंग विद 0.1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल डिवीजन। तो मतलब सीधा इसका मतलब बेसिकली जीरो एरर 0.1 का ही हो गया, राइट। व्हेन द जॉस ऑफ वर्नियर कैलिपर्स आर क्लोज्ड, नाउ द मेन से स्केल रीडिंग। अच्छा ध्यान रखना इसका जीरो एरर पॉजिटिव है, ठीक है, नेगेटिव नहीं है। तो जीरो एरर पॉजिटिव है, जीरो करेक्शन नेगेटिव है, ठीक है। तो जीरो एरर हमारे पास पॉजिटिव है 0.1, तो इसको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा फाइनल रिजल्ट से। दूसरा बोला इफ द मेन स्केल रीडिंग फॉर द डायमीटर इज 5 सेंटीमीटर। तो जो हमारा रीडिंग होता है वो रीडिंग कैसे लिया जाता है, पहले तो हम लेते हैं मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। कैसे किया जाता है, लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल जो डिवीजन कोइंसाइड होगा आपका उसका। तो मेन स्केल रीडिंग कितना दिया 5 सेंटीमीटर प्लस लीस्ट काउंट हमने 0.01 सेंटीमीटर निकाल रखा है, इनटू वर्नियर स्केल डिवीजन कितना दिया है 8th जो कोइंसाइड कर रहा है, तो इसके हिसाब से 5.08 आना चाहिए सेंटीमीटर में। तो रियल रीडिंग अगर हमें करना है तो क्या करेंगे भाई, इसको माइनस करना पड़ेगा 5.08 माइनस 0.1 से। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8 एंड दैट विल बी 9.4। तो 4.98 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाना चाहिए, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन है, आराम से कर सकते हैं। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर अगर आपने थोड़ा बहुत भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो मेरे ख्याल से ये वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। बस जीरो एरर वाला चीज़ है जो काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है, तो अगर वो पता है तो मेरे ख्याल से सॉल्व हो गया होगा आपका। ओके नेक्स्ट 26, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेड ऑफ सर्कुलर प्लेट्स इज बीइंग charged such that the surface charge density of its plates is increasing at a constant rate with time. Okay. The magnetic field arising due to displacement current is okay. तो magnetic field बोला है कि कितना होगा ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट करंट। अब देखो मैं इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, मैं सीधा बताता हूँ, यहाँ पर इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, देखो जब हम डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करते हैं तो होता क्या, जैसे यहाँ पर एक कैपेसिटर और यहाँ पर हमारे पास बैटरी लगी हुई है, तो यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस होगा, तो हमारे पास जो बाहर करंट डेवलप हो रहा है ना, ऐसे आई की तरफ जा रहा है, तो ऐसा लगता है भाई अंदर भी वही आई डेवलप हो रहा है, कंटिन्यूटी बन जाता है। बेसिकली हमारे पास जो वायलेशन होता है वो खत्म हो जाता है कि भाई सर्किट को क्लोज होना चाहिए फॉर सर्किट करंट टू फ्लो। तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू आती है वो भी एक्चुअल करंट जो फ्लो हो रहा है उसके बराबर ही आती है। तो अगर हम एक्चुअल करंट को पकड़ेंगे तो एक्चुअल करंट के हिसाब से आपका बाहर हमारा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो अगर पहले वाला बोला है जीरो एट ऑल प्लेसेस, तो वो तो नहीं हो सकता है, कांस्टेंट बिटवीन द प्लेट्स एंड जीरो आउटसाइड द प्लेट्स, तो आउटसाइड द प्लेट्स तो जीरो नहीं कह पाएंगे। नॉन जीरो एवरीवेयर विथ मैक्सिमम एट द इमेजिनरी सिलेंड्रिकल सरफेस कनेक्टिंग पेरिफेरीज ऑफ द प्लेट्स। हाँ ये हो सकता है क्योंकि वायर की तरह बिहेव करेगा। देखो वायर के लिए अगर हम बात करते हैं तो वायर हमारे पास क्या एक सिलेंडर की तरह होता है, सॉलिड सिलेंडर। तो अगर आपको याद होगा थोड़ा सा भी, तो सॉलिड सिलेंडर में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो अंदर लीनियरली बढ़ता है और बाहर हाइपरबोलिकली रिड्यूस होता है। तो और सबसे ज्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सरफेस पे आता है। तो बेसिकली बस वही हो जाता है। और लास्ट ऑप्शन दिया जीरो बिटवीन द प्लेट्स एंड नॉन जीरो आउटसाइड, तो ऐसा तो नहीं कर पाएंगे, तो हमारे पास ये गलत है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन होना चाहिए, ये नॉर्मल वायर की तरह ही बिहेव करने वाला है और यूनिफॉर्म करंट ही बहेगा। जैसे वायर में यूनिफॉर्म करंट होता है तो वैसे ही अंदर भी आपका एक यूनिफॉर्म करंट ही डेवलप हो जाएगा, उसके हिसाब से ही रहेगा।
तो हमारे पास वही है, लीनियरली अंदर वेरी करेगा और बाहर आपका हाइपरबोलिकली रिड्यूस करेगा। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन 3 आंसर होना चाहिए फॉर दिस डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इसके लिए ज़्यादा आपको मैथमेटिकल नॉलेज नहीं चाहिए, बस इतना पता है कि भाई वो जो बिहेवियर होता है करंट का वो इस तरह से होता है कि आपका जो सर्किट है वो कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा नहीं तो ब्रेक नहीं होना चाहिए। ऐसा लगेगा कि भाई आपका करंट उस प्लेट पे आ रहा है और फिर यहाँ पर आपका रुक गया बीच में और दूसरी तरफ से करंट स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसा डिसकंटिन्यूटी आ जाती है। तो उस डिसकंटिन्यूटी को हटाने के लिए डिस्प्लेसमेंट करंट को इंट्रोड्यूस किया जाता है या उसका बिहेवियर लगभग वैसा ही रहता है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है 27th क्वेश्चन। एन अनपोलराइज्ड लाइट बीम ट्रैवलिंग इन एयर इज इंसिडेंट ऑन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.73 एट ब्रूस्टर्स एंगल। तो हमारे पास ये दिया हुआ है, देखो भाई यहाँ पर एक कोई मीडियम है, ऊपर हमारे पास वैक्यूम है, तो वहां से आपने ब्रूस्टर एंगल पे इसको इंसिडेंट किया। तो ब्रूस्टर एंगल पे इंसिडेंट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगी और यहाँ पर नीचे हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे आ जाएगी। तो इसको आपने थीटा पे दिया होगा, ये भी थीटा पे जाएगा, तो टेन थीटा हमारे पास जो ब्रूस्टर एंगल अगर वैक्यूम से आ रहा है तो टेन थीटा आपका म्यू के बराबर होता है। ठीक है, ये हमने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा। तो ब्रूस्टर इसमें दिया 1.73, तो 1.7 लगभग √3 के आसपास आंसर दे रहा है। तो थीटा लगभग 60 के आसपास आएगा, एग्जैक्टली 60 नहीं होगा, राइट। तो थीटा 60 इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, सो 60 विल आल्सो बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसमें बोला कि रिफ्लेक्टेड लाइट, हाँ, तो ब्रूस्टर एंगल पे अगर आप कभी भी भेजेंगे तो रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड होती है और रिफ्रैक्टेड लाइट पार्शली पोलराइज्ड होती है। तो रिफ्लेक्टेड लाइट हाँ कंप्लीटली पोलराइज होगी, तो पहला ऑप्शन सही हो सकता है। सेकंड, रिफ्लेक्टेड लाइट इज पार्शली पोलराइज, गलत है। बोथ रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड लाइट आर परफेक्टली पोलराइज, गलत है। ट्रांसमिटेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज, गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा हमारे पास कि आपका रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज होगी और वो 60 डिग्री पे जा रही होगी, जिस एंगल पे इंसिडेंट हुआ है उसी एंगल पे वो जाएगी। 28 इसमें बोला है टू आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर्स ए एंड बी। अच्छा, ये हमारे पास बेसिक क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ए और बी हमारे पास दो स्फेयर्स हैं, इनको एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखा गया, मान लीजिए डी, और मान लो इस पे बोल के रखा है कि टू आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर। आइडेंटिकल बोला तो इस पे भी चार्ज अगर क्यू है तो उस पे भी चार्ज क्यू है, ए एंड बी दोनों पे। ना चार्ज ऑन ईच स्फेयर इज क्यू एंड द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम इज एफ। तो हमारे पास एफ कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। Now a third identical conducting uncharged conducting sphere is brought in contact with the sphere A first and then with B, finally removed from both. Now a new force of repulsion between A and B is okay. So रेडिया नेग्लिजिबल दिया तभी हम ऐसा कर पाएंगे, अदरवाइज आप फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे पॉइंट मास का, क्योंकि के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर एक्चुअल में पॉइंट चार्जेस के लिए ही लगता है। तो देखो क्या होता है, अगर सेम साइज है और आप ए और सी को ज्वाइन करते हो, ए को और सी को आपने ज्वाइन कर दिया, तो चार्ज जो है ना वो इस तरह से डिवाइड होगा कि टोटल का आधा दोनों को मिल जाएगा, यानी ए को q/2 मिल जाएगा, सी को भी q/2 मिल जाएगा। बाद में आपने क्या किया, बी और सी को ज्वाइन कर दिया, तो बी के पास q था, सी के पास q/2 था। अब इस तरह से डिवाइड होगा कि दोनों को आधा आधा मिल जाएगा, टोटल का आधा मिल जाएगा। इसका मतलब आपको जो बी है, बी को मिल जाएगा कितना, 3q/4, और सी को भी मिल जाएगा कितना, 3q/4। तो ए को मिल चुका है q/2 और बी को मिल चुका है 3q/4, तो ए का हो गया q/2 और बी का हमारे पास हो जाएगा 3q/4, और सेम डिस्टेंस पे रखा हुआ है डी पे। तो जो फोर्स नया आएगा दैट विल बी इक्वल टू के q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी इक्वल टू 3/8 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। तो डिवाइड कर दो तो एफ डैश बाय एफ जो आपका बन रहा होगा दैट विल बी इक्वल टू 3/8। तो जो आपका एफ डैश होगा इसको रीअरेंज कर दो तो आपको मिल जाएगा 3f/8 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर फोर्थ वाला हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन का आंसर जो है फोर्थ होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है, देखो भाई ये हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। इसमें हमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ टोटल इंटरनल एनर्जी कंजर्वेशन करना है, दैट्स इट। उससे हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आइसोलेटेड सिस्टम मान रहे हैं और जो एनर्जी थी मान लो लेफ्ट साइड में हमारे पास U1 इंटरनल एनर्जी थी, दूसरे की U2 थी, बाद में दोनों को कंबाइन कर दिया तो टोटल हमारे पास U हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ, ये क्या होता है, 3/2 P इंटू वी होता है। तो पहले वाले का कितना है, 3/2, P कितना था, पहले वाले का प्रेशर 1 दिया हुआ है और V हमें 2 दिया हुआ है, प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ उसका प्रेशर दिया हुआ है 2 एंड वॉल्यूम इज 3। बाद में हमारे पास टोटल प्रेशर कुछ बन जाएगा और टोटल वॉल्यूम हमारे पास कितना हो जाएगा, इट इज 5। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा, जस्ट सी दैट 3/2 हट जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 + 6 इज 8
अपॉन 5, तो सॉल्व करोगे तो 1.6 एटमॉस्फेयर का आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर मोल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज हम एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं। तो बेसिकली 3/2 P1V1 प्लस 3/2 P2V2 इज इक्वल टू 3/2 P टोटल इंटू V1 प्लस V2, इतना करना है, दैट्स इट। उससे ज्यादा हमें कुछ करना नहीं है, टोटल इंटरनल एनर्जी कंजर्वेशन कर रहे हैं हम लोग, दैट्स ऑल, इतना हो जाएगा इस वाले में। नेक्स्ट हमारे पास दिया 30 वाला, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग अराउंड द ऑरिजिन विद अ कांस्टेंट फोर्स F, पुलिंग इट टुवर्ड्स द ऑरिजिन। If Bohr model is used to describe its motion, the radius r of the nth orbit and the particle speed is। देखो भाई यहाँ पर ऐसा बोल रखा है कि हमारे पास कोई पार्टिकल घूम रहा है, यहाँ पर सेंटर की तरफ एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। देखो कूलॉम्स लॉ में कांस्टेंट फोर्स नहीं लगता, तो वहां पर रूल्स अलग बनेंगे, यहाँ अलग बनेंगे। तो यहाँ पर F कांस्टेंट है, दैट विल बी इक्वल टू mv² r। तो आप सीधा लिख सकते हो कि v²/r जो हमारा होगा दैट विल बी सम कांस्टेंट से k1, क्योंकि F नहीं बदल रहा है। और दूसरा हमारे पास अकॉर्डिंग टू बोर्स लॉ, बोर्स क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल, mvr इज इक्वल टू nh/2π होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ v इंटू आर इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ k2। k2 कोई और कांस्टेंट बन गया, बाकी चीजों को मैंने कांस्टेंट बना दिया, राइट। अब बस करना क्या है, आप सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो यहाँ पर आपका पहले वाली इक्वेशन में r को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा v³, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n की पावर 1/3 आ जाएगा। और r जो है पहले वाली इक्वेशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v² है, तो r तुम्हारा आ जाएगा v², तो यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n की पावर 2/3 बन जाएगा। तो r 2/3 होगा और v 1/3 होगा, तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन डायरेक्टली आ जाएगा। तो बस इतना करना था इसमें। अब बोर्स वाले में अलग आता है, जो हमने बोर्स मॉडल देखा था उसमें एक्चुअल में अलग आ रहा था, बिकॉज f को भी हम k q1 q2 अपॉन r² लिखते थे, तो r वहां भी करता था, बट यहाँ पर f कांस्टेंट दे दिया। लेट्स देखते हैं 31th क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ मार्शियन ऑर्बिट अराउंड द सन इज अबाउट 4 times द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ मर्क्यूरी। ओके, द मार्शियन ईयर इज 687 अर्थ डेज, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेंथ ऑफ 1 ईयर ऑफ मर्क्यूरी। देखो यहाँ पर सिर्फ Kepler's 3 लॉ लगाना है, लॉ ऑफ पीरियड। इसमें हमें पता है कि t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ होता है, तो वही कर दो भाई, t1/t2 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू r1 माइनस r2 का होल क्यूब, बस। तो ऊपर t1 मार्स के लिए रखो, यहाँ पर 4 टाइम्स है तो यहाँ 4² हो जाएगा, इज इक्वल टू, अच्छा नहीं, रेडियस हमें 4 टाइम्स है, टाइम नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 4³ हो जाएगा, और यहाँ पर टाइम कितना है, t1/t2 का होल स्क्वायर। तो अगर सिंपली सॉल्व करोगे तो हमें मिल जाएगा कि t1/t2 जो है दैट इज इक्वल टू 8। ओके, तो t1/t2 अगर 8 है, तो जो t2 हमें निकालना था, तो t2 जो हमारे पास होगा दैट विल बी t1/8, यानी बेसिकली हमारा हो जाएगा 687/8। तो 687/8 करेंगे तो 80 समथिंग आएगा, मैं अप्रॉक्सीमेटली निकाल सकता हूँ क्योंकि 68 है ना, 640 होता तो 80 आता। तो थोड़ा सा थोड़ा ऊपर होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं होगा। लेट्स सी कि कैलकुलेट कर लेते हैं एग्जैक्टली कितना आएगा। 687 डिवाइड बाय 8, तो 85.8 आ रहा है। तो क्लोजेस्ट वन उन्होंने पूछा था, तो 88 हमारे पास अर्थ रेस के एग्जैक्टली तो नहीं आएगा, आई थिंक एग्जैक्टली तो हमारे पास 85.875 आ रहा है, बट अप्रॉक्सीमेटली हम बोल सकते हैं वही उतना हो जाएगा। दिस इज हाउ द आंसर विल कम। अब दिस मतलब सिंपल यहाँ पर था, यहाँ पर ग्रेविटेशन का कैप्लस लॉ लगाना था, इससे ज़्यादा हमें कुछ सोचना नहीं था, आराम से ये वाले क्वेश्चन किए जा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन हमारे पास बोला है, अ बॉडी वेस 48 न्यूटन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस बाय द बॉडी ड्यू टू अर्थ एट अ हाइट इक्वल टू 1/3 द रेडियस ऑफ द अर्थ फ्रॉम इट्स सर्फेसेस। अब देखो तो हमारे पास जो g है ना, g एट एनी हाइट क्या दिया जाता है, g एट सरफेस अपॉन 1 प्लस h/r का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं। तो अगर ये नहीं भी पढ़ते हैं तो आप सीधा फोर्स का ही फॉर्मूला यूज कर लो, है ना। तो यहाँ पर बोला है कि h r/3 है, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो तुम्हारा 9/16 आ जाएगा g0, यानी g आपका 9/16 टाइम्स हो गया है। तो दोनों तरफ अगर आप m को मल्टीप्लाई कर दोगे तो mgh इंटू mg0, तो आपका हाइट पे जो वेट है वो 9/16 टाइम्स ऑफ वेट एट सरफेस होगा। वेट एट सरफेस हमें दिया हुआ है कितना, 48। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो 27 न्यूटन सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो दैट विल बी इक्वल टू सेकंड ऑप्शन। तो इस तरह से हम आराम से निकाल सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत है नहीं। ओके, तो ये भी हमारे पास सिंपल ग्रेविटेशन का क्वेश्चन था, दिस कुड बी सॉल्व्ड अगर हमने वो नॉर्मल ग्रेविटेशन के इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटी और इफेक्ट ऑन ग्रेविटी बाय हाइट हमारे ऑप्शन होते हैं
कि हाइट पे कैसा इफेक्ट आता है, डेप्थ के साथ कैसा इफेक्ट आता है, रोटेशन की वजह से कैसा आता है, शेप की वजह से कैसा आता है। ये 4 अगर पढ़े हो तो मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना फेयरली इजी था। नाउ बोला कि अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 8 पीसेस। अगर 8 पीस में कर दिया तो हर पीस r/8 का होगा रेजिस्टेंस में। अब बोला फ्रॉम दीज टू 8 पीसेस, फ्रॉम दीज पीसेस टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर मेड बाय एडिंग 4 ऑफ दीज टुगेदर इन पैरेलल। यानी इनको क्या किया, इन्होंने 4 को ऐसे पैरेलल में लगा दिया, राइट। और दूसरे साइड भी उन्होंने वही कर दिया, राइट। सभी हमारे पास r/8 है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर r/8 का 1/4 हो जाएगा, यानी r/32 हो जाएगा, और ये भी r/32 हो जाएगा। सीरीज में लगे हो तो r इक्वलेंट हमारे पास कितना हो जाएगा, r/16 हो जाएगा, सीधा ऐड कर देंगे तो तुम्हारा आंसर जो है वो थर्ड वाला आ जाएगा सिंपली। इस तरह से हम आंसर इसको निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, 34th क्वेश्चन। इसमें बोला है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग द इन द सेकंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज क्लोज टू। ओके, देखो डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम कैसे निकालते हैं ना, देखो बोर में ऐसा होता है कि बोर में आपका जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना, वो इस तरह से मूव करता है कि आपकी जो कंप्लीट वेव है ना वो हो जाती है स्टैंडिंग वेव। क्योंकि आप देख सकते हैं कि एम वी आर जो होता है हमारा इन अकॉर्डिंग टू बोर्स क्वांटाइजेशन रूल, वो हमारा होता है एन एच अपॉन 2 पाई के बराबर, राइट। तो अगर मैं एम वी को देखूंगा तो एम वी इज इक्वल टू नथिंग बट एन एच अपॉन 2 पाई आर, राइट। तो अगर मैं लैम्डा निकालता हूँ, लैम्डा इज एच अपॉन एम वी, एंड इफ आई पुट इट देयर आई विल गेट 2 पाई आर अपॉन एन, ये होता है। और वेयर आर इज द रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट और एन इज द ऑर्बिट यू आर टॉकिंग अबाउट। तो हमें ये भी पता है कि भाई जो हमारा आर होता है वो कैसे दिया जाता है, आर नॉट इंटू एन स्क्वायर से दिया जाता है। तो आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई r0 इंटू एन बन जाएगा, अगर हमें सेकेंड ऑर्बिट में लैम्डा निकालना है तो इसको सिंपली सॉल्व करिए। r0 हमें जितना दिया है, एन हमें सेकेंड ऑर्बिट में पूछा है, तो आपका कितना हो जाएगा, 4 पाई r0 होना चाहिए। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ सारी वैल्यूज को रख के, तो 4 पाई r0 शुड कम आउट टू बी अराउंड 4 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय 0.052, 0.653 आना चाहिए। तो इट्स आंसर शुड बी 0.653 नैनोमीटर्स। ठीक है, तो क्लोज टू पूछा है तो 0.653 के क्लोज कौन सा है, 0.67 ही है। तो हम लोग कह सकते हैं भाई सेकंड वाला जो है वो आंसर हो जाएगा आराम से। तो ये थोड़ा सा मैं कहूँगा कि भाई कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मीडियम साइड में आ जाएगा, मीडियम से थोड़ा टफ साइड में चला जाएगा, बिकॉज ये हमें पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में घूमता है तो अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल इट इज गोइंग टू फॉर्म कंप्लीट लैम्डास, मतलब स्टैंडिंग वेव्स बनाता है वहाँ पर। और वो स्टैंडिंग वेव का जो लैम्डा होता है वो किस तरह से निकाला जाता है, अगर वो एक बार किया है तो आप कर सकते हो, बट अदरवाइज ऑन टॉप ऑफ दैट डायरेक्टली तुरंत सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि भाई 35, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट 5 into 10⁻⁶ is aligned with the direction of uniform electric field of magnitude something. The dipole is then rotated through an angle of 60 with respect to the electric field. The change in the potential energy of the dipole. देखो ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। इसमें पहला हमारे पास डाइपोल जो था P वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही था, और बाद में हमारे पास जो था इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरफ, तो डाइपोल हमारे पास 60 डिग्री पे हमने कर दिया है। हमें पता है कि भाई जो U होता है वो U हमारे पास -P.E होता है। तो -PE होता है पहले वाले केस में, मान लो ये हो गया होगा, और U2 कितना हो जाएगा, -PE cos थीटा, राइट। तो इन्होंने बोला कि चेंज इन पोटेंशियल, तो डेल्टा यू निकालना है, तो दैट विल बी इक्वल टू PE 1 - cos 60 विच इज PE/2। तो मल्टीप्लाई कर दो भाई, P कितना दिया है 5, 420 है, हमारे पास 2 हो जाएगा, तो हमारे पास सीधा कितना आ जाएगा 1 आंसर आ जाएगा। तो 1 जूल सीधा सीधा आंसर आ गया, तो ये हम कर लेंगे। तो ये सीधा फॉर्मूला बेस्ड था, देखो ये तो पढ़ाया ही जाता है, तो अगर ये आई वुड से कि दिस वाज ऑन इजी साइड, फॉर्मूला बेस्ड था, आराम से इसको किया जा सकता था। 36, ये 36 क्वेश्चन थोड़ा सा टफ साइड में आएगा, चलो इसको हम थोड़ा अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं कैसे करना होगा। लेट्स सी। ओके, सो 36 क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है कि यहाँ पर एक 1 ओम का रेजिस्टेंस है, उसके आगे 2 ओम का है,
एंड देन फिर हमारे पास नीचे भी 3 ओम का है, ऊपर 4 ओम का है, एंड बीच में हमने एक वायर लगा के रखा है, एंड देन एक्सटर्नल सर्किट हमारे पास बैटरी लगा के 50 वोल्ट का हो गया। ठीक है, दिस इज 50 वोल्ट्स, and this is 1 ohm, this is 3 ohm, this is 2 ohm, and this is 4 ohms. Okay, now अभी वो सॉल्व कैसे करेंगे सुनो। आपका ये जो कनेक्टिंग वायर है ना, जो ए और बी के बीच में लगा हुआ है, ये कनेक्टिंग वायर है, तो आप इसको हमेशा इस तरह से रिड्यूस कर सकते हो। तो ये हमारा 1 इधर आ जाएगा, ये हमारा इधर अलग है, और इन दोनों को आप अलग अलग कर लो। कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर के इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स बनाता है दोनों एंड्स पे, दोनों को आप चिपका सकते हो साइड में। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है। तो अगर मैं इसको रिड्यूस करता हूँ फर्दर, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है 3/4 ओम्स, और ये जो हमारे पास बनेगा दैट विल बी 8/6 विच इज 4/3 ओम्स, ऐसा। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम दोनों के इंडिविजुअल वोल्टेजेस निकाल लें। तो यहाँ पर हमारे पास V1 है और यहाँ पर हमारे पास V2 है। अब क्या करना है अपने को, देखो अपने को पता है कि सीरीज में देखो V1 जो होगा, V1 विल बी इक्वल टू I इंटू 3/4 IR, एंड V2 विल बी I इंटू 4/3, जस्ट डिवाइडेड। तो V1/V2 हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 9/16, और हमें पता है कि भाई V1 प्लस V2 तो 50 होना ही चाहिए। तो V1 कम्स आउट टू बी 9/25 ऑफ 50 विच इज 18। देखो मैंने इसको डायरेक्टली कर दिया, आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लो ना, V1 प्लस V2 और V1/V2 ये दो इक्वेशन है, आराम से सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। तो 18 वोल्ट का हमारे पास पोटेंशियल आ जाएगा पहले वाले में, ठीक है, और बचा हुआ दूसरे में आ जाएगा। तो हमारे पास इसका हो गया 18 वोल्ट, और दूसरे वाले का कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 32 वोल्ट्स का। अब देखो सिंपल है, देखो यहाँ पर जो हमारे पास है ना, इसमें हमारे पास इधर 18 वोल्ट आ रहा है और इधर हमारे पास आ रहा है 32 वोल्ट, राइट। अब 18 वोल्ट आ रहा है तो दो पैरेलल में लगे, दोनों को 18 मिलेगा, तो यहाँ पर जो करंट इस वाले में बहेगा वो बहेगा 18 एम्पियर्स का, नीचे वाले में कितना बहेगा 6 एम्पियर्स का, इधर 2 वाले में कितना बहेगा 16 एम्पियर का, और नीचे वाले में फर्दर बहेगा क्या 8 एम्पियर्स का। अब करना कुछ नहीं है, तुम ए पॉइंट पे करंट किरचॉफ्स करंट लॉ लगा दो, यानी करंट को कंजर्व कर दो। तो आपका इधर 2 ओम्स के पास जा रहा है 16 एम्पियर्स, तो नीचे आपका कितना आना चाहिए, दैट विल बी 2 एम्पियर्स ओनली। अब देखो भाई हर जगह आपका ऑटोमेटिकली करंट कंजर्व हो जाएगा। बी पॉइंट पे देखो अपने आप ही कंजर्व हो जाएगा, लेफ्ट से 6 आ रहा है, ऊपर से 2 आ रहा है, 8 चला जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो आपका कनेक्टिंग वायर है उसमें 2 एम्पियर का करंट फ्लो होना चाहिए सी से डी की तरफ जाएगा। तो आंसर विल बी सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। तो ठीक है, तो आंसर जो हमारे पास होगा इसका दैट विल बी द सेकेंड ऑप्शन। तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, आराम से इसको हम कर सकते हैं, 2 एम्पियर विल बी द आंसर। नाउ नेक्स्ट वाला हम देखते हैं, अ फोटोन एंड एन इलेक्ट्रॉन हैव द सेम एनर्जी ई, द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रॉय वेवलेंथ इज। ओके, इनका हमें रेशियो ऑफ वेवलेंथ निकालना है, तो देखते हैं भाई कैसे निकलेगा। तो देखो लैम्डा का तो देखो हमें पता है एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, एच सी बाय लैम्डा होता है। तो लैम्डा ऑफ फोटोन तो हम सीधा निकाल सकते हैं एच सी बाई ई, राइट। लेकिन अगर हमें इलेक्ट्रॉन का निकालना है, लैम्डा फोटोन का है, इलेक्ट्रॉन का अगर निकालोगे तो आपको डी ब्रॉय वेवलेंथ ही लगाना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा एच अपॉन पी, और पी को आप चाहो तो अकॉर्डिंग टू काइनेमेटिक्स आप √2m लिख सकते हो, दैट विल बी एच अपॉन √2m/e। देन डू व्हाट, जस्ट डिवाइड। तो आपका लैम्डा पी अपॉन लैम्डा ई करना है, तो एच सी अपॉन ई एंड वी हैव h upon √2me, that's it। तो just see what happens, सॉल्व कर लो इसको। तो एच एच कट जाएगा और ये सीधा हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपली बन जाएगा c, और हो जाएगा कितना 2me ऊपर हो जाएगा और नीचे e आ जाएगा। तो दैट टर्न्स आउट टू बी हाउ मच, c √2m/e। तो इस तरह से कह सकते हैं, सी होगा फिर √2m/e। तो सी ऑप्शन थर्ड ऑप्शन हो जाना चाहिए, मतलब अकॉर्डिंग टू अस। तो बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं करना था। फोटोन के लिए आपको पता ही है एस सी अपॉन लैम्डा रहता है, या एच एफ होता है एनर्जी, एस सी अपॉन लैम्डा कर दो तो वहाँ से लैम्डा फोटोन का आ गया। एंड इलेक्ट्रॉन के लिए एच अपॉन पी कर दो, पी को √2m लिख दो, दोनों को डिवाइड कर दो, सिंप्लीफाई कर लो, दैट्स इट, उतना ही करना था। नेक्स्ट हमारे पास देखो ये फेयरली सिंपल तो है, क्योंकि यहाँ पर ग्राफ्स बनाए जाते हैं, सीधा हमें रटना ही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट करंट विद
प्रॉपर्टी ऑफ लाइट शोन ऑन द एक्स एक्सिस। देखो बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक जो करंट होता है हमारे पास और डिफरेंट वेरिएबल्स के अक्रॉस हम ग्राफ बनाते हैं, तो ये हमारा अंडरस्टूड है, ये अगर हमने पढ़ा है थोड़ा सा भी तो हमें पता है कि भाई आपका पहला वाला सही होता है, ये वाला सही होता है कि इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। तो पहला सही है तो दूसरा सही हो नहीं सकता। फोटो इलेक्ट्रिक करंट और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट में हमारे पास ये रिलेशन तो गलत ही है, इतना नहीं आता है। उसका ग्राफ दूसरा बनता है, अगर तुम्हें याद होगा तो लेफ्ट साइड में हमारे पास कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, ऊपर कट करता है फिर बाद में फ्लैट हो जाता है, वैसा बनता है। और फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, तो ये भी गलती है। तो ऑल ऑफ देम आर रॉन्ग एक्चुअली एक्सेप्ट ए। तो हमारे पास सिर्फ ए ही सही है, बाकी हमारे पास कोई सही नहीं है। तो अगर पोटेंशियल की बात करते तो अलग थी, बट करंट की बात कर रहे हैं तो नो, आई थिंक ए इज द ओनली ऑप्शन करेक्ट। नाउ 39 वाला बात करते हैं। 39 वाला लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा। इन्होंने क्या बोला है कि स्फीयर ऑफ रेडियस r इज कट फ्रॉम अ लार्जर सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 2r एज शोन इन द फिगर। The ratio of the moment of inertia of the smaller sphere to that of the rest part of the sphere about the y-axis is। ये थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन वाला जाएगा, ये थोड़ा कर लेते हैं इसको। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, देख लेते हैं क्वेश्चन में। तो इन क्वेश्चन 39 इन्होंने बोल रखा है कि हमारे पास जो स्फेयर है उसमें हमने कुछ वॉल्यूम कट आउट कर दिया। यहाँ पर हमारे पास ये वाई एक्सेस है और हमने यहाँ पर कट आउट कर दिया इस तरह से। ओके, तो क्या करते हैं, इन्होंने बोला है कि इसका हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस कट आउट पोर्शन का, और जो हमने कट कर दिया है वो वहीं पर रखा हुआ है, उसका भी हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है कितना है, और इन दोनों का हमें रेशियो निकालना है। तो I1 कैसे निकालोगे, हमें पता है भाई नेगेटिव मास कंसेप्ट। तो I1 क्या करोगे, यहाँ पर आप मान लो कि देखो टोटल मास अगर हमारे पास बिफोर कटिंग अगर m था, राइट, अगर हमारे पास बिफोर कटिंग जो मास था, हमने बोल दिया भाई बिफोर कटिंग का जो मास है वो m है, तो कट आउट पोर्शन का कितना होगा, इसको आप सीधा कर सकते हो डेंसिटी वाला फंडा, मतलब m/4/3 पाई इंटू 2r का होल क्यूब ये था, और उसका हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। तो अगर करोगे तो उसका मास m/8 होगा। ठीक है, तो यानी ये वाला जो है हमारे पास m/8 मास है और उसका हमने m/8 निकाल दिया। अब देखो सॉल्व करो, बेसिकली वही तो करना होता है। देखो यहाँ पर आप मान लो कि आपने यहाँ पर प्लस m/8 रखा है, माइनस m/8 है, नेगेटिव मास कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, तो प्लस m/8 जो है वो कंप्लीट कर देगा स्फेयर। तो कंप्लीट स्फेयर का तो हमें पता ही है भाई, डायमीटर के अबाउट कितना होता है 2/5 m उसका टोटल मास होगा, रेडियस 2r है होल स्क्वायर, प्लस नेगेटिव मास का भी करना पड़ेगा। तो नेगेटिव मास का करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, उसका नेगेटिव मास का उसके डायमीटर के अबाउट निकाल के फिर आपका शिफ्टिंग वाला लगा दो, कितना हो जाएगा देखो 2/5 मास कितना है -m/8 इंटू आर स्क्वायर, प्लस शिफ्टिंग कर दो -m इंटू आर स्क्वायर, आर की दूरी है यहाँ से। इसको सॉल्व करो तो कितना आता है, देखो यहाँ पर ये बन जाएगा हमारे पास 8/5, उधर से कितना आ जाएगा हमारे पास 1/20 माइनस, सॉरी ये m/8 होगा इधर, -1/8 ये हो जाएगा, फिर हो जाएगा mr स्क्वायर। तो इसका एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा ये देखो, कंप्लीट एलसीएम अगर मैं ले लेता हूँ तो दैट विल टर्न आउट टू बी हाउ मच 40। एक मिनट इसको काम करते हैं, इसको मैं 2 ही लिखा रहने देता हूँ, ईजी रहेगा। तो 5 इंटू 8 ये हो गया, इधर हो जाएगा 64 -2 -5 और ये हो जाएगा नीचे 5 मल्टीप्लाइड बाई 8 mr स्क्वायर। सो दैट टर्न्स आउट टू बी व्हाट 62 - 7 करेंगे तो 62 - 7 इज 57 अपॉन 40 mr स्क्वायर। ये तुम्हारा उसका बन जाएगा I1 का। I2 की बात करते हैं भाई, I2 हमारे पास m/8 है, उसमें आप सीधा शिफ्टिंग करके लगा दो, क्या हो जाएगा भाई 2/5 m/8 आर स्क्वायर प्लस m/8 आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 7/5 टाइम्स ऑफ m/8 आर स्क्वायर बन जाएगा। दैट टर्न्स आउट टू बी 7/40 mr स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से उन्होंने वही बोला है कि स्मॉलर टू लार्जर करें, तो I2/I1 बोला है करने के लिए, दैट विल बी इक्वल टू 7/57। इस तरह से निकालेंगे तो 7/57 हमारा देख लेते हैं भाई कौन सा ऑप्शन है हमारा।
तो 7/57 हमारे पास जो ऑप्शन है वो है थर्ड वाला। तो यस, थर्ड वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये आंसर करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास 40 वाला है, अ फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट विद डायोड D1 D2 as shown in the figure, if input supply is given then at time 15 milliseconds क्या होने वाला है। देखो क्या होता है इसमें, एक थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लो। इसमें ऐसा होता है, देखो कि आपका जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो इस तरह से होता है, जिसमें कॉइल के थ्रू फ्लक्स, कॉइल मतलब क्या है, ये मेटल के थ्रू फ्लक्स ट्रेवल करता है। तो मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से कॉइलिंग जा रही है और वहाँ पर हमारे पास एक और कॉइलिंग है। तो अगर इसमें आपका करंट इस तरह से आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ बढ़ेगा, तो यहाँ पर एक्चुअल में ऊपर की तरफ बढ़ रहा होगा। तो अगर मैं कॉइलिंग सेम टाइप का रखूँ तो आपका उसको अपोज करने के लिए करंट आ रहा होगा, यानी आपका जो करंट आएगा वो इस तरह से फ्लो करेगा। अगर मैं कुछ बताऊं तो ये ऊपर से नीचे करंट आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, इसमें ऊपर ना जाके नीचे करंट आना चाहिए। इसका मतलब आपका करंट इधर ट्रेवल करेगा, आई डैश। वो हम देख सकते हैं, देखो भाई कॉइलिंग, हम कॉइलिंग का पैटर्न सेम मांग रहे हैं। तो जब इसमें करंट लेफ्ट वाले साइड में बढ़ रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ बढ़ रहा है, वो ट्रैवल करके दूसरी तरफ जा रहा है। इसमें नीचे बढ़ रहा है, उसमें ऊपर बढ़ रहा है। वो उसको अपोज करना चाहेगा, यानी उसमें भी उसको नीचे बढ़ाना है। तो नीचे बढ़ाना है तो करंट भी नीचे की तरफ आएगा, यानी ऊपर से एंटर कर रहा होगा। ये हम मान सकते हैं। अब हम बोला 15 मिली सेकेंड। देखो भाई इसमें दिया हुआ है इसका टाइम पीरियड, जो दिया हुआ है टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई बाय ओमेगा। तो 2 पाई बाय ओमेगा मैं करता हूँ तो दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई बाय 100 पाई, विच इज 2/100 सेकेंड्स। तो अगर मैं बात करता हूँ मिली सेकेंड में तो कितना हो जाएगा, दैट विल बी 20 मिली सेकेंड्स। तो 20 मिली सेकेंड्स इसका टाइम पीरियड है। एक मिनट, 20 मिली सेकेंड्स टाइम पीरियड है हमारा। हाँ, 2 पाई बाय ओमेगा, तो ओमेगा इज 100 एंड दिस इज इट। हाँ, 20 मिली सेकेंड्स। तो 20 मिली सेकेंड्स हमारा टाइम पीरियड है। तो अगर मैं बात करता हूँ कि भाई इसका अगर मैं वेव बनाता हूँ कुछ इस तरह से वोल्टेज का, तो 20 हमारे पास इधर हो रहा होगा, इधर हमारा 10 हो रहा होगा, और 15 हमारे पास यहाँ कहीं बीच में हो रहा होगा, यहाँ पर मैक्सिमम आ रहा होगा। यानी उस इंस्टेंट पे जो करंट है वो नीचे से आ रहा होगा, ऊपर की तरफ जा रहा होगा, ऐसे। ये सिनेरियो, इसमें नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होगा। और अगर मैं इसके बारे में बोलता हूँ कि भाई करंट इतना है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तो इसमें वही बोला कि भाई मैक्सिमम हमारा अचीव हो रहा है di/dt की बात करेंगे तो L di/dt, ओके, d5/dt। तो फ्लक्स हमारे पास कट कर रहा है, तो करंट इसमें अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो अगर हमारा करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसमें भी नीचे से ही आ रहा होगा। इसमें अगर नीचे से आ रहा है तो इसमें भी हमारा नीचे से ही आएगा, क्योंकि मैंने बता दिया कंडीशन क्या है, आपका नीचे से करंट आना चाहिए और ये ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगा, राइट। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आपका जो D1 है वो फॉरवर्ड बायस की तरह काम करेगा और D2 जो है वो रिवर्स बायस की तरह काम करेगा। तो करंट आपका D1 से होते हुए, रेजिस्टेंस से होते हुए चला जाएगा और D2 से करंट जा नहीं पाएगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो पहला ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, कि D1 हमारे पास जो फॉरवर्ड बायस्ड है और जो D2 है वो रिवर्स बायस्ड है। ओके, चलिए, अगर ये सिनेरियो हो गया है तो ये सिंपल नॉलेज बेस्ड था बेसिकली, कि थोड़ा बहुत थ्योरी करना था, इसमें सॉल्विंग कुछ नहीं करना था, बस पता करना था कि करंट इनपुट में किस तरह से आ रहा है और रिफ्लेक्ट कैसा होगा आउटपुट में, एंड बस उसके हिसाब से हमें सॉल्व करना था इसको। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है कि two gases A and B are filled at the same pressure in separate cylinders with movable piston RA and RB respectively on supplying an equal amount of heat। देखो दोनों सिलेंडर में सेम हीट दे रहे हैं एंड कांस्टेंट प्रेशर है, A and B डिस्प्लेस बाय दिस इफ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज सेम। देखो अगर Q सेम दिया है और डेल्टा U भी सेम है तो इसका मतलब वर्क डन दोनों का सेम होगा। तो डेल्टा W1 तुम्हारा डेल्टा W2 के बराबर होगा, और तुम्हें पता है कि जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, P डेल्टा V। तो P1 डेल्टा V1 मस्ट बी इक्वल टू P2 डेल्टा V2, ये होता है। अब P क्योंकि ओपन है तो P तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही होगा, और पिस्टन के बारे में कुछ कहा नहीं है तो हमें मासलेस ही मानना पड़ेगा। तो बेसिकली डेल्टा V दोनों का सेम होगा, तो डेल्टा V1 मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा V2। तो देख लो यार उसका रेडियस कितना होगा, पहले वाला जो हमारे पास है A, तो उसको 1 मान लेते हैं। तो बेसिकली πr1² इंटू कितना नीचे आया, ये 16 आया, दिस इज द वॉल्यूम रिड्यूस। और दूसरा कितना हो जाएगा, πr2² इंटू 9। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो R1/R2 की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 3/4। सिंपली वही सॉल्व कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लाना था।
बस समझ में आना चाहिए था कि वर्क डन सेम होगा और चेंज इन वॉल्यूम को इक्वेट करना है, दैट्स इट। सो नेक्स्ट हमारे पास है, अगेन देखो ये हमारे पास एरर वाला फंडा है, तो एरर में हमें पता है कि मैक्सिमम एरर कैसे निकालते हैं। तो डेल्टा पी बाई पी जो हमारा होगा दैट विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए बाई ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा सी बाई सी प्लस हाफ डेल्टा डी बाई डी, दैट्स इट। जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। तो डेल्टा ये 1% है, जैसे परसेंट में ही निकाल लो, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 1 सॉरी 2 बाद में, तो दैट विल बी 13%। 13% आंसर आ जाना चाहिए, 13% हमारा थर्ड वाला हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। 43 वाला देख लो भाई, 43 वाले में भी हमारे पास वही सिनेरियो है। इसमें बोल रखा है देखो इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमीटर, इसमें ये बोल रखा है कि एक पोलराइजर आपने ऐसे रखा, दूसरा आपने ऐसे रखा, और बीच में आपने एक और लगा दिया जो थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है उससे, ऐसा। अब देखो ये एंगल नीट के लेवल पे तो ठीक नहीं है, आई थिंक मेंस या एडवांस लेवल पे, मेंस में आता तो फिर भी ठीक था, दिस इज अ रॉन्ग, लाइक नॉट अ गुड क्वेश्चन फॉर नीट। अब इसमें एक्चुअली में बोला ये गया कि भाई एक पोलराइजर आपका ऐसा है और एक आपने इस तरफ से आगे की तरफ रखा है और बीच में आपने किसी को ऐसे एंगल पे रख दिया है, ऐसे वर्टिकल से थीटा पे। तो क्या होता है कि पहले अगर आई नॉट आ रहा है तो बाद में आपका पहले पोलराइजर से जाने के बाद तो आई नॉट बाई टू हो जाएगा, आधा हो जाएगा। दूसरा थीटा पे है तो उसको, उसके बाद क्या हो जाएगा, आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर टाइम्स हो जाता है। तो बेसिकली हमारे पास नेक्स्ट केस में हो जाएगा, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ हो जाएगा आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब दूसरे में जा रहा है, अब वो कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, देखो पहले वाला थीटा पे इंक्लाइंड है तो दूसरा वाला 90 माइनस थीटा पे इंक्लाइंड है। तो यहाँ पर आप एक और फैक्टर यहाँ पर लगाओगे तो कितना हो जाएगा, जितनी इंटेंसिटी आ रही है उसका कॉस स्क्वायर थीटा इतनी तो आ रही है, फिर से कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा होगा। तो बेसिकली आपकी नेट इंटेंसिटी फाइनली बन जाएगा आई नॉट बाई टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा। तो फाइनल इंटेंसिटी तुम्हारी ये बन जाएगी। अब बस वही चीज़ें आपको पुट करनी है, तो फाइनल इंटेंसिटी आप देख लो क्या हो जाता है, दैट इज आई नॉट बाय इट्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पर ऊपर 4 कर दिया, नीचे भी 4 कर दिया, तो 4 अंदर जाके मेरे ख्याल से आई नॉट बाई 8 यहाँ बन जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा, ऐसा। अब उन्होंने थीटा दिया 22.5, तो 2 थीटा 90 हो जाएगा, बेसिकली 45 हो जाएगा, सॉरी। तो साइन 45 1 बाई रूट टू होता है, 1 बाई टू आई नॉट बाई 16 हो जाएगा बेसिकली। तो तुम्हारा आंसर आना चाहिए आई नॉट बाई 16। तो फाइनल इंटेंसिटी तुम्हारी आई नॉट बाई 16 हो जानी चाहिए, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 44, टू आइडेंटिकल पॉइंट masses P and Q suspended from two separate massless springs of spring constants K1 K2 respectively oscillate vertically. If their maximum speeds are the same, the ratio of the amplitude AQ to AP. Okay. तो बेसिकली वही बोला है, आइडेंटिकल पॉइंट masses हैं, मतलब मास सेम है। ओके, मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो मैक्सिमम स्पीड हमारे पास ए ओमेगा ही होता है, किसी के लिए मैक्सिमम स्पीड ए ओमेगा होगा अगर ऑसिलेशन हो रहा है, तो दैट विल बी मैक्स। तो आप सीधा वही कर लीजिए, आपका मैं पी को 1 मान लेता हूँ, तो ए वन ओमेगा वन मस्ट बी इक्वल टू ए टू ओमेगा टू। तो देख लो यहाँ पर कितना होता है, ये ए वन है, ओमेगा वन क्या हो जाता है, अंडर रूट ऑफ के वन बाय एम, मास तो सेम ही है, ए टू टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ के टू बाय एम। तो आपको ए क्यू बाई ए पी निकालना था, यानी ए टू बाय ए वन निकालना है। तो ए टू बाय ए वन कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू के वन बाय के टू का अंडर रूट, ये हो जाएगा। तो के टू बाई के वन का अंडर रूट थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल, ऐसे सॉल्व करना था और कुछ नहीं था। सिंपल, ये वाला हमारा बेस कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट था एसएचएम के, ये किया जा सकता था। इसमें बोला कि अ पाइप ओपन एट बोथ हैंड्स हैज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ इन एयर। देखो हमें इतना पता है कि भाई जो ओपन है दोनों पाइप, अगर मान लो एल लेंथ है, तो हमें पता है इसका जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आता है वो आता है वी अपॉन 2L होता है, राइट। वहीं पर अगर मैं क्लोज कर देता हूँ और क्लोज कर रहा हूँ और इसका मैंने बोला है कि ये क्लोज्ड है यहाँ पर, या यूँ कहें कि यहाँ एक साइड से हमने क्लोज कर दिया और मैंने बोला इसका लेंथ हमने एल डैश ले लिया है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी आती है वो वी बाय 4L आती है, ये हमने पढ़ा हुआ है, राइट। ये हमें स्टैंडर्ड चीज पढ़ते हैं हम लोग जब स्टैंडिंग वेव्स फॉर्मेशन पढ़ते हैं। तो अब क्या होता है कि इन्होंने बोल रखा है कि ये एल डैश मान लेते हैं, तो उन्होंने बोला कि इसमें द पाइप इज नॉट डिप्ड वर्टिकली इन वाटर। तो जब वाटर में वर्टिकली डिप किया तो एक क्लोज एट वन एंड वाला केस बन जाएगा। अब उसका जो लेंथ है वो एल बाई टू हो गया, तो एल डैश को एल बाई टू लिखूंगा अगर मैं,
तो दैट ऑल्सो बिकम्स v/2l, तो मतलब एफ नॉट भी एफ के बराबर ही हो जाएगा, तो मतलब उसका जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो भी पहले वाले के फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बराबर ही होगा, तो आराम से हम इसको एफ कर सकते हैं। अब देखो मेरा रिव्यू क्या है इन क्वेश्चंस के लिए। देखो लास्ट वाला जो 45 क्वेश्चन है वो तो ठीक है, फेयरली सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड है, अगर आपने पढ़ा हुआ है स्टैंडिंग वेव्स इन पाइप्स देन इट कैन बी सॉल्व, नॉट अ बिग डील। 44 भी वैसा ही है, सिंपल है, वी मैक्स ए ओमेगा होता है उसके ऊपर ही है। 43 थोड़ा टफ साइड में था नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको नहीं देना चाहिए था, इसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, और मतलब पहले तो पहली बात तो सिर्फ एक बार में पढ़ेंगे तो उसमें समझ नहीं आता, तो इसमें गलती होने के चांस ज़्यादा होते हैं। आई विल पुट इन ऑन अ टफ साइड एक्चुअली। 42 आई थिंक फॉर्मूला बेस्ड था सीधा। 41 भी ठीक ठाक ही था। 40 जो है थोड़ा सा कंसेप्ट बेस्ड है, ज़्यादा सॉल्विंग नहीं करना है, लेकिन ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल और किस तरह से इंडक्शन होता है करंट का वो पता होना चाहिए। उसके बाद 39 भी फॉर्मूला बेस्ड है, नेगेटिव मास कंसेप्ट अगर किए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। ये भी हमारे पास जो 38 है वो फॉर्मूला फॉर्मूला क्या है, मतलब लर्निंग बेस्ड है बेसिकली, वहाँ पर सारे बताए जाते हैं ग्राफ्स, अगर वो आपने पढ़े हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। नेक्स्ट हमारे पास 37 भी फॉर्मूला बेस्ड होना चाहिए। 36 आई थिंक इट्स अ टफ साइड। 35 वाज फॉर्मूला बेस्ड ओनली। 34 अगेन अ लिटिल बिट टफर। 33 ठीक है, सॉल्वेबल है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 32 भी सॉल्वेबल है। 31 भी कैप्लस लॉ पे है। 30 अगेन थोड़ा सा आई थिंक मीडियम, टफर मीडियम साइड पे कह सकता हूँ मैं। 29 भी ठीक है, ये इजी है, एनर्जी कंजर्वेशन पे था। 28 भी था, इजी, ठीक है, सॉल्वेबल है। 27 अगेन ब्रूस्टर एंगल अगर पढ़ा है तो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग उसको स्किप कर देते हैं बिकॉज वे ऑप्टिक्स को उतना वेटेज नहीं दिया जाता है, तो अगर ऐसा किया है तो नहीं हो पाएगा, नहीं तो अगर एक बार भी पढ़ा है तो आई थिंक इट कैन बी सॉल्व। 26 जो है वो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करंट वाला है, जो जनरली लोग छोड़ ही देते हैं, बट आई थिंक अगर थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो कर सकते हैं, तो आई विल से कि यार मीडियम साइड पे था ये। 25 अगेन थोड़ा टफ साइड पे है, बिकॉज जीरो एरर के ऊपर क्वेश्चंस कौन नहीं देता है। 24 भी सॉल्व तो नहीं कर पाओगे वैसे, अगर रिलेशन निकालते हो तो जल्दी हो जाएगा। डेफिनेटली 23 तो टफ ही बोलूँगा मैं, और 22 आई थिंक यहाँ मीडियम होगा ये। 21 अगेन मीडियम ओनली। सो ये मेरे रिव्यूज़ थे, मैंने पूरे क्वेश्चंस के आंसर्स डाल दिए हैं, तो आपको जिसमें भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके मेरे से और पूछ सकते हैं, या फिर दिस नीट पेपर इज समवॉट लाइक नॉट कन्वेंशनल नीट पेपर, इट्स लाइक अ लिटिल बिट अबव जेई मेंस, और थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन तो आपके एडवांस लेवल के भी हैं, तो देख सकते हैं कि मतलब एनटीए काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है, तो मेरा तो यही सजेशन है कि थोड़ा मेंस लेवल तक की प्रिपरेशन रखो सभी नीट वाले स्टूडेंट्स, ताकि अगर थोड़ा टफ पेपर आता भी है तो उसको हैंडल करना ईजी हो जाएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।